गांव की बहू का ताजा देसी घी। बहू देख जरा दूध छलक ना जाए। जी मम्मी जी देखती हूँ। अनन्या जैसे ही देखती है कि उसमें से दूध निकलने ही वाला था कि तभी उसने झट से पतीला चूल्हे पर से उतार दिया। अनन्या की शादी राघव से साल भर पहले हुई थी। तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो किसी कंपनी में काम करता था, लेकिन शादी के 10 महीने बाद ही अचानक वो कंपनी बंद हो गई, जिसके बाद अब उनके घर में खाने पीने की काफी कमी हो गई। पिछले 2 महीने से पति राघव घर पर रहकर बेरोजगारी से टूट चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अब घर का खर्चा चलेगा। राघव ने नौकरी के लिए 10 जगह कोशिश की, लेकिन हर जगह बस इंतजार के अलावा कुछ हाथ न लगा। निराश मत हो राघव, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कैसे अनन्या, तुम जानती हो ना मैं कब से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उधर लाला ने भी सामान देने से मना कर दिया है। तो टेंशन लेने से कौन सा काम मिल जाएगा, उससे आपकी सेहत और खराब होगी। अच्छा, अब मैं मीरा के लिए जंगल से थोड़ा चारा ले आती हूँ, वो कुछ खाएगी तभी दूध देगी। ऐसा कहकर वो जंगल की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसे गांव की 2 औरतें बातें करते हुए दिखी। घी तेल के दाम कितने बढ़ गए और बिना घी और तेल के तो खाना भी नहीं बनेगा। हाँ, अब तो अपने गांव में लोगों ने गाय भैंसे रखना भी कम कर दिया है। अनन्या उनकी बातें सुनकर आगे की ओर बढ़ जाती है। तभी अनन्या के दिमाग में एक विचार आता है, लोगों को घी की कितनी परेशानी हो रही है और इस परेशानी को कम किया जाए तो कमाई हो सकती है। यही सोचकर वो जंगल से अपनी गाय मीरा के लिए जल्दी जल्दी चारा लाती है और ये आइडिया घर आकर अपनी सास और पति को बताती है। माँ जी, मैंने सोचा है, अगर आप कहें तो हम घर का ताजा घी गाँव में बेच सकते हैं। अरे नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे, बहू घी बेचती फिर रही है, हमारी इज्जत का क्या होगा। इज्जत भूख से बड़ी नहीं होती माँ, और कल को हम भूखे मरेंगे तब क्या लोग नहीं हंसेंगे हम पर। अरे लोगों का तो काम ही कहना है। लेकिन ये काम तुम ही करना, मैं नहीं करूँगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। अपनी बहू की बात सुनकर सास कुछ नहीं बोली। अनन्या को कहीं न कहीं अब परमिशन मिल चुकी थी। अब अगले दिन अनन्या ने 2 किलो ताजा देसी घी बनाया। मिट्टी की छोटी मटकी में बांधकर चुन्नी संभालती हुई बाजार के लिए निकल पड़ी। घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो। तभी गांव की औरतें उसे देखकर बातें बनाने लगी। अरे अरे, ये सावित्री की बहू ने क्या काम शुरू कर दिया, आपका घी बेचेगी वो। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है काकी, शुद्ध देसी घी बेच रही हूँ, इससे अच्छा घी आपको नहीं मिलेगा। और देखिए तो आप कितनी पतली होती जा रही हैं। थोड़ा रोटी पर घी लगाकर खाया कीजिए और फिर देखिए आपकी सेहत कितनी मस्त हो जाएगी। क्या सच में? अच्छा ठीक है, तो तुम 1 किलो तोल दो। ये हुई ना बात। अनन्या बोलचाल में अच्छी थी, इसलिए ऐसे ही करके वो और लोगों को भी अपनी बातों में फंसा लेती है। उसके कहने पर अब गांव की कुछ औरतें उससे घी खरीद लेती हैं। पहले दिन उसे ठीक ठाक कमाई हुई और अब वो घी बनाकर गांव में जाकर बेचने लगी। अब वो जब भी गांव में घी बेचने निकलती, ग्राहक उसके इंतजार में खड़े रहते। अरे आ गई अनन्या तू, ला आज 1 किलो घी दे दे मुझे, और मुझे 1.5 किलो। अरे वाह, 1.5। हाँ, वो ये कह रहे थे कि ठंड आने वाली है, इसलिए बढ़िया से देसी घी और मावे वाले लड्डू बना दो। वो क्या है ना, अभी अभी इनका प्रमोशन हुआ है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज अनन्या को कई ग्राहक मिले। आज उसका घी का व्यापार हो रहा था। अब उसके पास थोड़ा सा ही घी बचा था। थोड़ी दूरी पर चलकर उसे अब दिन का आखिरी ग्राहक भी मिल गया और अब उसका सारा घी खत्म हो चुका था। लेकिन तभी उसे लौटते वक्त एक छोटा बच्चा मिला। अरे चाची, घी बचा है क्या? माँ ने मंगवाया है। नहीं रे राहुल, आज तो सारा घी बिक गया। लेकिन तू फिक्र मत कर, कल मैं ताजा ताजा घी जब लेकर आऊंगी तो सबसे पहले तुझे ही आकर दूंगी। घी की खाली मटकी लेकर वो घर आ गई और पैसे गिनने लगी। आज तो मेरी अच्छी कमाई हो गई, लेकिन मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। लेकिन कल से मैं और ज्यादा घी बनाऊंगी ताकि मेरा कोई भी ग्राहक खाली हाथ ना लौटे। अगले दिन अनन्या ने और भी ज्यादा घी बनाया, लेकिन उसकी मटकी आज भी पूरी नहीं भर पाई। अरे ये क्या, ये तो अभी भी पूरा नहीं भरा, ऐसे तो आज मुझे फिर नुकसान हो जाएगा। फिर अनन्या अंदर से थोड़ा वनस्पति यानी डालडा घी ले आई और उसने उस ताजे घी में उसे मिला दिया। अब भरी ना मटकी पूरी। ताजे घी में मिलकर किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या मिला है। अब कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। अब वो उसे लेकर गांव में बेचने निकल पड़ी। घी ले लो, शुद्ध देशी घी ले लो। काकी, आज तो घी दे दो। हाँ हाँ लल्ला, आज तो सबसे पहले तू ही घी ले ले। आज की बोनी तू ही कर ले पहले। अरे बहन जी, मुझे भी 3 किलो घी दे दो। सरपंच जी के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं, यही तो उनके लिए देसी घी के हलवे का ऑर्डर दिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ताजा ताजा घी है, देखना क्या बढ़िया सा हलवा बनेगा। इस तरह उस दिन भी उसका सारा घी बिक जाता है।
और इस तरह आज भी उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। इधर दिन में मदन हलवाई उस देसी घी में गाजर का हलवा बनाता है और सरपंच के घर पहुंच जाता है और सबको हलवा परोसता है। उसका बनाया हुआ हलवा खाते ही लोग कहते हैं, अरे भाई ये कैसा हलवा बनाया है। हाँ मदन, तू क्या हलवा बनाना भूल गया? कितना बेकार हलवा बना इस बार। लेकिन मैंने तो हलवे में सारा सामान बराबर मात्रा में ही डाला है। हर बार मैं ऐसे ही तो बनाता था, लेकिन इस बार घी मैंने अनन्या भौजाई से लिया है। कहीं उसी में कोई मिलावट तो नहीं है? लगता है अब उस पर नजर रखनी होगी। अब अनन्या गांव में रहकर ही अच्छे खासे नोट छाप रही थी और घी में मिलावट करके उसे और भी अच्छी कमाई होने लगी थी। फिर एक रोज राघव का दोस्त, राघव, हम चुपके से शहर में मिलकर प्लांट लगाएंगे, शुद्ध देसी घी का प्लांट, जिसमें हम गांव का शुद्ध देसी घी बनाएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत होगी। क्या तुम 50,000 दे पाओगे? यार मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? जो पैसे हैं वो सब अनन्या के कमाए हुए हैं। हाँ तो क्या हुआ? तुझे पता तो होगा ही भाभी पैसे कहाँ रखती है। तो उसमें से निकाल कर मुझे कुछ पैसे दे दे और बाद में उसे सरप्राइज देना। राघव ने अब ऐसा ही किया। उसने 50,000 निकाल कर अनमोल को दे दिए। अब मैं भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। इन सब बातों से अनजान अनन्या इधर अभी भी मिलावटी घी बेचने में लगी हुई थी। जैसे जैसे उसकी कमाई हो रही थी वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर एक रोज मदन को उसकी असलियत का पता लग ही गया। एक सुबह मदन उसके घर की खिड़की में झांक रहा था। तभी मदन ने देखा कि कैसे अनन्या घी में डालडा घी का मिलावट कर रही थी। तभी मदन वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, तो ये तेरी असलियत है? लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करती है, घी के नाम पर मिलावट करके बेचती है। अभी मैं सारे गांव में ये बात बताता हूँ। मदन ने सारी बात जाकर लोगों में फैला दी, जिसका असर ये हुआ कि लोगों ने उसे खूब बातें सुनाई और आखिर में उससे घी भी खरीदना बंद कर दिया। कितनी बेकार बहू है रे तू, गांव का शुद्ध देसी घी के नाम पर मिलावट करके बेच रही है। अब से कभी तुझसे घी नहीं खरीदेगा कोई। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए काकी, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी। लेकिन गांव वालों ने अब उससे घी लेना बंद कर दिया। साथ ही राघव को पता चला कि अनमोल ने उसके साथ फ्रॉड किया है और वो उसके पैसे लेकर भाग गया, तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। किसी ने सही कहा है, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है। अनन्या अपने पति की बात अच्छे से समझ रही थी। वो समझ गई थी कि लालच और बेईमानी की कमाई से कभी किसी का भला नहीं होता है। अरे किंजल, छोड़ ये सब। ये तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें ऐसी हालत में झुकने के लिए मना किया है ना। तो क्या हुआ जेठानी जी, आप अकेले भी तो सारे घर का काम करती हैं। अगर मैं एक वक्त झाड़ू लगा भी दूंगी तो क्या हो जाएगा? सारी मेहनत आप अकेले ही करेंगी क्या? तो तुम भी कौन सा कम मेहनत करती हो? सारा दिन माँ जी के साथ लकड़ियों का सामान बनाकर तैयार करती हो, फिर उसे बाजार में बेचती हो। अच्छा ला, अब ये तू मुझे दे दे। तुम थोड़ी देर जाकर आंगन में बैठो। कभी कभार तो इतनी अच्छी धूप खिलती है। बड़ी बहू एकदम ठीक कह रही है बहू। सारा दिन तू मेहनत करती है और वैसे भी ऐसी हालत में ज्यादा काम करना ठीक नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है अपने बेटों से शादी करवा कर मैंने तुम दोनों की जिंदगी तो नहीं खराब कर दी। नहीं माँ जी, आप देखना, एक दिन उन दोनों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। चलिए अब बाजार चलते हैं सामान बेचने। ये कहकर पूजा अपनी सास के साथ लकड़ी का सामान लेकर बाजार चली जाती है। अनीता और पूजा दोनों के पति एक नंबर के शराबी थे। पूजा गर्भवती थी, लेकिन फिर भी अपनी सास के साथ लकड़ी का सामान बेचकर घर खर्च चलाती थी। आइए आइए, लकड़ी के सुंदर सुंदर खिलौने, टोकरी और लकड़ी के चकला बेलन और भी सामान ले जाइए। सस्ते दामों पर बढ़िया चीज ले जाइए। आइए आइए। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, लेकिन अभी तक सिर्फ 100 रुपए की ही कमाई हो पाई है। चलो घर चलते हैं, नहीं तो अंधेरा हो गया तो घर पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। दोनों सास बहू सर पर टोकरी उठाए ठंड में कपकपाते हुए घर पहुंच जाती हैं। तभी सरला के दोनों बेटे किशोर और माधव भी वहां आ जाते हैं। अरे आ गए तुम दोनों? लाओ पैसे लो, हम दोनों को शराब पीनी है, शराब। नालायक, तुम दोनों को शर्म तो आती नहीं। अरे किशोर, तू तो घर का बड़ा बेटा है, तेरी एक बेटी है, फिर भी तू सारा दिन शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। तुझ पर कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? और माधव, तेरी पत्नी गर्भवती है, लेकिन फिर भी तू है कि इस हालत में उसे काम पर भेज रहा है। नहीं आती हमें शर्म, लाओ अब पैसे दो हमें। माधव अपनी पत्नी के हाथ से वो 100 रुपए छीनता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद उनके घर का कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे सेठ जी, आप इस वक्त? हाँ चलो, मेरा मकान खाली करो, ये घर मैंने इन भाई साहब को बेच दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ तो हम रहते हैं ना। पिछले 4 महीनों से तुम लोगों ने घर का किराया नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें फोकट में यहाँ रहने दूं।
चलो अब जल्दी से इस घर को खाली करो। लेकिन सेठ जी हम पर दया कीजिए, बाहर ठंड हो रही है, हमारे साथ छोटी बच्ची है, माँ जी है, ऊपर से मैं भी गर्भवती हूँ, ऐसे में हम सब कहाँ जाएंगे? वो सब चिंता करने का ठेका मैंने नहीं ले रखा। जब तुम्हारे पतियों को कोई चिंता नहीं तो हम क्यों चिंता करें? थोड़ी रहम कर दीजिए सेठ जी, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? कहा ना जल्दी से खाली करो, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। सेठ किसी की नहीं सुनता। ठंड में कपकपाते हुए सास अपनी दोनों बहुओं और पोती अनु के साथ निकल पड़ती है। वो सभी ठंड से कांप रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद पूजा के पेट में दर्द होने लगता है। माँ जी मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा है। संभालो बहू खुद को। माँ जी इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? छोटी बहू गर्भवती है ना, तो इसके शरीर में ठंड आसानी से जा रही होगी। लेकिन माँ जी ऐसे में तो इसकी हालत और खराब हो जाएगी। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी अनीता की नजर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर जाती है जहाँ पर बड़ी सीमेंट की पाइप रखी होती है। वो पूजा को वहाँ ले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रही थी पूजा के पेट का दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। बस थोड़ी देर और संभाल ले बहू, कुछ घंटे ही बचे हैं सुबह होने में, फिर ठंड कम हो जाएगी तो तुम्हें आराम मिल जाएगा। फिर जैसे तैसे उसे कुछ देर बाद दर्द से आराम मिल जाता है। माँ जी अब हम क्या करेंगे? ना तो अब हमारे पास छत है और ना ही निवाला। लकड़ियों के सामान का काम भी सही से नहीं चल रहा, तो ऐसे में हम क्या ही करेंगे? माँ जी हमारे पास खुद की जमीन है, तो क्यों ना हम उसी जमीन पर रहकर अपना घर बनवाएं? लेकिन वो जमीन तो पहले से ही बंजर है। हाँ लेकिन कम से कम घर तो बना सकते हैं ना। ये तू क्या बात कर रही है बहू? हमारे पास खाने को पैसे नहीं है और तू है कि घर बनाने की बात कर रही है। माँ जी उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे। क्या मतलब देवरानी जी? मतलब ये कि जिस जंगल से हम खिलौने बनाने के लिए लकड़ियाँ लाते हैं, उसी जंगल से हम घर बनाने के लिए भी लकड़ियाँ ले आएंगे और अपनी जमीन पर लकड़ी का घर बनाएंगे। क्या लकड़ी का घर बहू? हाँ माँ जी, पहाड़ी इलाकों में जहाँ बेहद ठंड रहती है वहाँ ज्यादातर लकड़ियों के घर ही बने होते हैं, जो कि गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। हाँ माँ जी मैंने भी इस बारे में सुना। पूजा बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ फिर तो ये कोशिश हम भी कर सकते हैं। वो सभी ये जानते थे कि लकड़ी का घर बनाना आसान नहीं है, लेकिन अब इस कड़ाके की सर्दी में सर छुपाने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं होता। अब वो सभी जंगल की ओर जाते हैं और वहाँ से लकड़ियाँ उठाकर लाती हैं। ऐसे ही उन्हें सुबह से शाम हो जाती है। अब हमें कल सुबह से घर बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगली सुबह वो सभी फिर से उसी जगह पहुँचते हैं। वो चारों तरफ से लकड़ी की चार दीवारी खड़ी कर देती हैं, लेकिन तभी पूजा के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। माँ जी फिर से दर्द हो रहा है। तुझसे कितनी बार कहा है पूजा, तू ये काम रहने दे, तू जाकर आराम क्यों नहीं कर लेती? नहीं दीदी, ये घर हम सबका है तो मेहनत भी तो हम सबको मिलकर ही करनी है ना। अब वो सभी फिर से काम करने में जुट जाते हैं और फिर 4-5 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। देखिए माँ जी, अब हमें इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। हमारा लकड़ी का घर बनकर तैयार हो गया, अब हम सब इसी में रहेंगे। उनका बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें उन्हें ज्यादा ठंड भी नहीं लगती। ऐसे कुछ दिन बाद एक लड़का अपनी कार से वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर उस लकड़ी के घर पर जाती है। वो वहीं पर रुककर उस लकड़ी के घर की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। सोशल मीडिया पर लोगों को वो लकड़ी का घर काफी पसंद आता है, जिसे देख एक रोज एक आदमी वहाँ आता है। सुनिए, क्या ये लकड़ी का घर आपका ही है? जी हाँ, ये हमारा ही घर है। इसे आपने किससे बनवाया? जी ये सब हम सब ने खुद ही मिलकर बनाया है। क्या इतना सुंदर घर आप लोगों ने खुद बनाया है? जी हाँ, कुछ दिन की मेहनत से हम सब ने मिलकर इसे बनाया है। अरे वाह, क्या कारीगरी है आपके हाथों में। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं शहर का जाना माना बिल्डर हूं और ये लकड़ी का घर मुझे बहुत पसंद आया। मैं इसे खरीदना चाहता हूं और उसके बदले में मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। और अगर आप ऐसे लकड़ी के और घर बना देंगी तो मैं उसके भी आपको अच्छे पैसे दूंगा। वो क्या है ना, मैं इस गांव में लकड़ी के घरों की एक अलग ही पहचान बनाना चाहता हूँ। आमतौर पर हम ये लकड़ी के घर पहाड़ी इलाकों में ही देखते हैं, लेकिन इस मैदानी गाँव में लकड़ी का घर बनाकर तुमने बहुत अच्छा किया। अब मैं इस पूरे गाँव में लकड़ी के घर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि गाँव शहर से ज्यादा दूर नहीं है और शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ दिन के लिए यहाँ आकर शांति पाना चाहते हैं। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होती हैं। अब वो सभी मिलकर कुछ ही महीनों में लकड़ी के घर बनाकर तैयार कर देती हैं, जिसके बदले में उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। उनकी गरीबी दूर हो जाती है, लेकिन वो अभी भी खुशी खुशी अपने लकड़ी के घर में ही रहते हैं। Thanks for watching.